मैंने लिखा था कि अगर u स्टेट फंक्शन है तो u को कोई भी दोनों स्टेट का फंक्शन हम ले सकते हैं। अब देखो इसको कैसे किया। डी यू इक्वल्स टू पहले डेल यू, पहले टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, डेल यू डेल टी, तब कांस्टेंट वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, और जैसे मैंने डी टी डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दे, तो काटो डी यू रह रहा है, यहाँ पे आ जाओ डेल यू, फिर उसके बाद v के रिस्पेक्ट में किया डेल यू डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डी वी, डेल वी काटो अल्टीमेटली डी यू रह रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। क्लियर ना बात को? अच्छा, अगर मैंने ऐसा लिखता कि a इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी टी या पी भी, है ना, तो इसके लिए मैंने सिर्फ इस ये दिखा रहा हूँ, ये लिखना दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, या कोई भी ले लो। अगर मान लो मैंने बोल दिया कि z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसा। क्लियर? चलो, अब ऐसा है कि डेल यू डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी, डेल यू डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी दैट इज इक्वल्स टू क्या है, सी बी एम। क्लियर? क्या लिख सकते बोलो? एन सी बी एम। एन सी बी एम का मतलब क्या है, सी बी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू सी बी, एन सी बी डी टी। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर एन मोल का है तो एन सी बी एम लिखा जाता है, तो अल्टीमेटली मैं एन सी बी लिख सकता हूँ ना, तो एन सी बी डी टी प्लस डेल यू डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी, यही हो जाएगा। तो डी इक्वल्स टू क्या हो गया, एन सी बी डी टी प्लस डेल यू डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी। क्लियर इतना? अब देखो, अब दो इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट और दूसरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब देखो ठीक से, इसको थोड़ा सा याद रखो, इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसको थोड़ा सा याद रखो तो अच्छा है, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट डेल यू डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल्स टू होता है टी डेल पी डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। तो डेल यू डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल्स टू होता है टी डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। यही है तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। So del u del v at constant temperature that is equals to T del T at constant volume minus P. Clear? चलो, अब फर्स्ट केस, केस वन फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, है ना। आइडियल गैस के लिए क्या होगा, हमें पता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, है ना। सो पी इक्वल्स टू क्या होगा, एन आर टी बाई वी। तो ये निकालो डेल पी डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, टी का रेस्पेक्ट में करूँगा तो एन आर बाई वी होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओके, अच्छा, अब ये वाला निकाल लो, है ना। सो डेल यू, तो मैंने यहीं पे कर देता हूँ, टी मल्टीप्लाई करो टी ऑफ डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी बाई वी, एन आर टी बाई वी। तो मैंने इसी इक्वेशन फिर से लिख रहा हूँ। सो डेल यू डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू, इसका पूरा वैल्यू लिख देता हूँ, एन आर टी बाई वी माइनस पी इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो आइडियल गैस के लिए इसका वैल्यू डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमेशा 0 होगा, हमेशा। फॉर तो डेल यू डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 फॉर आइडियल गैस, तुम्हें डायरेक्ट ये वैल्यू पूछ सकते हो। फॉर आइडियल गैस डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू कितना। तो इसलिए ये सिर्फ मतलब ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं है, तो हर कुछ सब कुछ तुम्हें देखना है, पढ़ना है, ठीक है ना। कहीं से भी कुछ भी दे सकता है। अब देखो, अब ऐसा है कि मान लो इससे हमें क्या पता चल रहा है,
कि यहाँ पे देखो ठीक से, तो U से किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। हमें कैसे पता चले कि अगर डेल U डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 0 होता है तो du इक्वल्स टू में क्या हो सकता है? एन सी वी डी टी होगा, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो रहा है। तो du इक्वल्स टू क्या होगा? एन सी वी डी टी होगा फॉर आइडियल गैस। अरे क्लियर? तो u इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, है ना? दैट मीन्स u is the function of temperature only for ideal gas, only for ideal gas. Clear? तो u is the function of, क्योंकि du हमेशा क्या होता है? NCV du, ठीक है? So du that is equals to NCV du. अब मैंने इसको क्या करूँगा? डेरिवेशन करूँगा. So for ideal gas D इक्वल्स टू क्या होता है बोलो? NCV dt. तो 1 to 2 चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज है, वॉल्यूम कांस्टेंट है Cv। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर कैसे चेंज होगा? T1 to T2, ठीक है? सो चेंज करूँगा तो डेली होगा, डेली इक्वल्स टू क्या होगा? NCV इंटू डेल्टा टी, डेली इक्वल्स टू NCV इंटू डेल्टा टी। ऑलवेज फॉर आइडियल गैस डेली इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी। तो पहले मैंने से बोलता था बार बार कि U इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, U इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो मैंने आज डेरिवेशन कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है ना? U इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस। क्लियर? अब केस टू मैंने अब बोलूँगा फॉर वंडरवाल रियल गैस, फॉर वंडरवाल रियल गैस, और वंडरवाल रियल गैस। एक बात बोलो, क्या रियल गैस और वंडरवाल रियल गैस क्या दोनों टर्म सेम है? क्या दोनों सेम चीज़ है? रियल गैस और वंडरवाल रियल गैस? कोई आइडिया है तो बताओ। अच्छा, तुमने सुना होगा वंडरवाल एट्रैक्शन, कभी सुना है? वंडरवाल रिपल्सन कभी नहीं सुना ना? तो वंडरवाल रियल गैस में एट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा है रिपल्सन से, लेकिन हर रियल गैस का ऐसा नहीं होता है कि हमेशा एट्रैक्शन ही ज़्यादा होगा, रिपल्सन कम होगा। तो जिसका रिपल्सन ज़्यादा है उसको हम वंडरवाल रियल गैस नहीं बोलेंगे। क्लियर इतना? चलो, तो वंडरवाल रियल गैस और नॉर्मल रियल गैस में तुम्हें फ़र्क समझ आया होगा। चलो अब देखो, अगेन वंडरवाल में जो हमने इक्वेशन अभी डिराइव किया था क्या था? du दैट इज इक्वल्स टू NCV dt प्लस डेल U फिर डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी। यही तो था, है ना? अभी भी डेरिवेशन किया, इसीलिए जैसे जैसे कर रहा हूँ ना कॉपी में लिखते चलो, बिल्कुल, है ना? तो डी यू इक्वल्स टू NCV dt प्लस डेल U डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी। क्लियर? अब मैंने बोल दिया कि इसमें भी केस 1 कि इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, इफ आइसोकोरिक प्रोसेस, तब तो डेल V 0 होगा या डी वी 0 होगा, तब उसके लिए अगेन डी इक्वल्स टू NCV dt होगा। लेकिन हमेशा थोड़ी होगा, हमेशा आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, क्या गारंटी? तो इसीलिए एल्स बाकी सबके लिए क्या होगा बोलो? वंडरवाल रियल गैस के लिए बाकी सबके लिए क्या होगा? अगेन फर्स्ट इक्वेशन स्टेट तुमने फिर से लिखो, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट लिख के याद हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन स्टेट क्या था बोलो? डेल U डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल्स टू T डेल P डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस P, T डेल P डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस P। क्लियर? अब देखो, ठीक है ना? तो हमें पता है वंडरवाल इक्वेशन कौन सा था? वंडरवाल इक्वेशन कौन सा था बोला, है ना? तो P प्लस
एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है था। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो? P इक्वल्स हो जाएगा एन आर टी बाई वी माइनस एन बी माइनस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर, एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर। अब देखो मैं क्या करूँगा, डेल P डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे टी और की कोई चीज़ है ही नहीं, तो एक कांस्टेंट हो गया तो जीरो हो गया, क्योंकि वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट बोल दिया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एन आर टी का रेस्पेक्ट में किया तो एन आर बाई वी माइनस एन बी हो जाएगा। तो डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैं बोला कि टी का रेस्पेक्ट में किया डेरिवेशन, तब ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई टी वोल की कोई चीज़ है ही नहीं। फिर यहाँ पे टी है तो एन आर बाई वी माइनस एन बी होगा। क्लियर? चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते, देखो कैसे क्या होगा, है ना। मैं पुट कर रहा हूँ उसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। सो डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल्स टू टी इंटू दिस। तो मैंने यहाँ पे टी कर दूंगा, तो टी डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी माइनस एन बी। मैं लिख देता हूँ एन आर टी बाई वी माइनस एन बी माइनस पी इक्वल्स टू जो लिखा हो लिख दो, एन आर टी बाई वी माइनस एन बी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर, ये कट जाएगा, क्या होगा एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर। डायरेक्ट तुम्हें पूछ सकता है ना जेई नेट में कि फॉर रियल गैस डेल यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर कितना। क्लियर? इतना सबको क्लियर? सो अब देखो ठीक से देखो, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब क्या है बोलो ना, वंडरबल रियल गैस का मतलब है ए का वैल्यू ज़्यादा होगा, यही तो इंडिकेट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो अगर ए पॉजिटिव है, वॉल्यूम तो पॉजिटिव होता ही है, मोल तो पॉजिटिव होता ही है, तो ओवरऑल एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब कि ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम बढ़ा, एज वॉल्यूम इंक्रीजेस, अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इंटरनल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम के साथ, तो हमने देखा कि वंडरबल रियल गैस में वॉल्यूम के साथ इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है। तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा होता है तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा। इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस देन इंटरनल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस। ये सब चीज़ पता चल रहा है। लेकिन आइडियल गैस के लिए U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो U इक्वल्स टू डेल D इक्वल्स टू NCVDT था। क्लियर? D इक्वल्स टू NCVDT या डेल U इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, जैसे भी बोल सकते। इतना देखो, ठीक है। चलो तो डेल U डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया n स्क्वायर a बाई। अब वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा वाला जो था ना, डी यू इक्वल्स टू NCVDT प्लस, है ना, क्या था बोला, डेल यू डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी था, तो NCVDT प्लस n स्क्वायर a बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी। डी यू इक्वल्स टू दिस। अब मैं इंटीग्रेशन करूँगा, ये तो 1 to 2, यहाँ पे हो जाएगा T1 to T2 और यहाँ पे हो जाएगा V1 to V2। अब देखो, तो ये तो डेल यू दैट इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, या मैं बोल सकता हूँ NCV इंटू क्या होगा T2 माइनस T1। अब इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx, ये क्या होता है -1/x प्लस c। तो यहाँ पे -1/v है ना, तो प्लस n स्क्वायर, ये तो क्या है
कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, -1/v माने -1/v2 + 1/v1, मतलब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा 1/v1 - 1/v2। तो डेल यू इक्वल्स टू n/cv × t2 - t1 प्लस n²a × 1/v1 - 1/v2। अब ऐसा ठीक से देखें कि अगर मैंने बोले कि आइसोकोरिक, तब v1 = v2 होता, तो ये पोर्शन 0 हो जाता। क्लियर इतना? चलो अब मैं बोल दिया केस 3 फॉर सॉलिड, है ना, केस 3 ले लिया फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड क्या हो जाएगा ना, डेली इक्वल हो जाता है nc × t2 - t1, nc × t2 - nc × t2 - t1। अब c क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। अब देखो सॉलिड का तो कोई वॉल्यूम वगैरह नहीं होता है, मतलब चेंज नहीं होता है, तो अब सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होगा, डेल इक्वल्स टू nc × t2 - t1। अब इसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी बोलना ही सही है, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर भी बोले यही है, वॉल्यूम भी बोले यही है, तो यही होगा, ठीक है ना। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड क्या हो जाएगा, डेल इक्वल्स टू nc × t2 - t1। क्लियर? क्लियर इतना? चलो, तो थोड़ा देख के डरावना लगेगा बट बहुत ही ईजी है ना। कॉपी में जैसे जैसे स्टेप करते जाओ ऐसा करते चलो, देखो ईजी लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कॉपी नहीं करोगे, कॉपी नहीं लिखोगे मेरे साथ साथ, तो मुश्किल है समझना, टफ लगेगा, है ना। इसीलिए मैंने इसको 8th लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, 7-8 लेक्चर जानबूझ के, क्योंकि पहले ही 3 अगर पढ़ा देता तो फिर थर्मल इसको खुलते ही नहीं। चलो अब देखो फिर से वापस आ जाता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू एट कांस्टेंट v क्या था, डेल यू था, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखूँगा, द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना, बार बार क्वेश्चन में तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हें कभी बोलेगा ही नहीं कि भाई डेली, बोलेगा हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बस समझ जाना है कि ये डेली बोलना चाह रहा है। क्लियर इतना? चलो अब हम देखेंगे सीपीएम के बारे में, हीट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसका डेफिनेशन तो क्या बोलते हैं, सॉरी डेफिनेशन क्या बोलते हो, वही जो बोला है, सिर्फ एट कांस्टेंट प्रेशर पर लगा देना, ठीक है ना। चलो अगेन मैंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने अब क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट किया। अब ये ऊपर नीचे जा सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, बोलो प्रेशर को कांस्टेंट लगा दिया। अब अगेन मैं यहाँ पे Q हीट सप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर को Q कर सकता हूँ मैं, कांस्टेंट की, तो टेम्परेचर चेंज हुआ डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज कितना हुआ बोलो, डेल्टा टी। क्यूपी क्या है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ बोलो, कि डेल्टा टी फॉर डेल्टा टी चेंज, है ना, Q at constant P, heat is required. Okay, so for 1 degree change, so QP by delta T heat is required. So QP by delta T, that is equals to CPM. तो CPM equals to क्या हो जाएगा, QP by delta T. CPM equals to क्या हो जाएगा बोलो, QP by delta T, ठीक है। तो हमें पता है
क्यूपी क्या है, एंथैल्पी चेंज। ठीक है, ओके। चलो अब हमें ये चीज़ तो पता है, मैंने बहुत बार बोल दिया, कल बोल दिया था कि फॉर एनी गैस क्या होता है बोला, CPm माइनस CVm दैट इज इक्वल टू R। मैंने कल बोला था CP माइनस CV का स्टोर बात बराबर वही है, और CPm बाई CVm इक्वल टू गामा पॉइजन रेशियो, ये भी मैंने बोल दिया था, है ना। कल मैंने CP दे के बोला, आज मैंने CPm दे के बोल रहा हूँ, दोनों चीज़ तुम्हें पता चल जाए ना। CPm मैंने मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये सब होता है कब, फॉर आइडियल गैस ओनली, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अच्छा हम बोलोगे सर कल तो CP देके गए, वही CP था, क्या था, मोलर हीट कैपेसिटी। अब मैंने मोलर हीट कैपेसिटी इसीलिए ऐसा लिखा CPm माइनस CPm। हो सकता है तुम्हारा क्वेश्चन में ऐसा भी तो आ सकता है, तुम बोलोगे सर तो CPm नहीं कराए, क्लियर, इसलिए मैंने दोनों टाइप करा दिया। चलो फ्रॉम, आप देखो थोड़ा सा देखो, पूरा हटा देगा तो CP और अच्छे से आज क्लियर हो गया, ठीक है ना। पूरा आइडिया एकदम चकाचक होना चाहिए, आइडिया एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा अब देखो, फ्रॉम KTG मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, हमने क्या सीखा फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल दैट इज इक्वल्स टू 3/2 nRT, या ऐसा पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 R2 फॉर 1 मोल, इट इज फॉर n मोल, या ऐसा पढ़ा होगा 3/2 kT, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 kT दैट इज फॉर 1 मॉलिक्यूल। ओके अब देखो काइनेटिक एनर्जी, एक सिस्टम का टोटल जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ m v3 स्क्वायर प्लस टोटल, ऐसे चलता रहेगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी है ना, दैट इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो, हाफ m v समेशन ऑफ v n स्क्वायर। अगर ऐसा n तक है, n मॉलिक्यूल है, n मोल है, तो n मॉलिक्यूल है तो क्या होगा v n स्क्वायर, क्लियर। अब हमें पता है वॉल्यूम क्या, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है तो हमें पता है कि इसको कैसे लिखते हैं, वेक्टर को Vx डायरेक्शन में Vx इंटू आई कैप प्लस Vy इंटू जे कैप प्लस Vz इंटू के कैप। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या होता है, रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। तो समेशन ऑफ हाफ m समेशन ऑफ Vn स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, Vx स्क्वायर समेशन ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो हाफ m समेशन Vx स्क्वायर प्लस हाफ m समेशन Vy स्क्वायर प्लस हाफ m समेशन Vz स्क्वायर, क्लियर। सब ठीक से देखना क्या कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ Vn स्क्वायर। अब Vn इक्वल्स टू क्या होगा, Vx आई कैप, इट इज अ वेक्टर, वेलोसिटी क्या होता है वेक्टर, वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, x डायरेक्शन में Vx इंटू आई कैप, Vy इंटू जे कैप, Vz इंटू के कैप। तो स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Vn स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, ये कर दिया अलग अलग कर दिया, क्लियर इतना। चलो तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ m इंटू v समेशन ऑफ Vx स्क्वायर प्लस हाफ m समेशन ऑफ Vy स्क्वायर प्लस हाफ m समेशन ऑफ Vz स्क्वायर। चलो अब हम देखेंगे बाय द लॉ ऑफ, तो काइनेटिक एनर्जी x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में है ना। तो बाय द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, बाय द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी
बाय द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एक्स डायरेक्शन में जितना होगा काइनेटिक एनर्जी वाई में भी उतना होगा, काइनेटिक एनर्जी जेड में भी उतना ही होगा। ठीक है। अच्छा, तो हमने देखा था कि टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/2 है, तो अगर उसको 3 भाग में कर देते हो तो हाफ एनर्जी होगा, है ना। सो काइनेटिक एनर्जी एक्स दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी वाई दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जेड, हाफ एनर्जी। हाफ एनर्जी कैसे हो रहा है समझ आ रहा है, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू क्या था 3/2 nRT, तो 3 भाग में डिवाइड हो गया, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी बोलता है कि एक्स में भी काइनेटिक एनर्जी इतना होगा, वाई में भी उतना होगा, जेड में भी उतना होगा। क्लियर, इतना क्लियर सबको। सो काइनेटिक एनर्जी एक्स में भी होगा हाफ एनर्जी, वाई में भी होगा हाफ एनर्जी, और जेड डायरेक्शन में भी होगा हाफ एनर्जी। क्लियर, इतना क्लियर सबको। चलो ओके। सो इसके बाद एक टॉपिक होगा, है ना, तो उसके बाद जो सीपी वाला डेरिवेशन वो हम आसानी से करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि क्या हुआ, तो हमने क्या किया कि टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 3/2 nRT। तो टोटल अगर 3/2 nRT है ना, तो काइनेटिक एनर्जी 3 डायरेक्शन में इक्वल होता है, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी। तो इसमें हाफ एनर्जी हो गया, हाफ एनर्जी हो गया और हाफ एनर्जी हो गया। क्लियर इतना। तो CBM माने मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर उसके बाद CP माइनस CB इक्वल्स टू R, CP बाई CB इक्वल्स टू गामा, ये सब सीखा हमने। कल से हम यही सीख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी टोटल दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखा था, हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर प्लस हाफ एम V3 स्क्वायर, है ना। ऐसा डेरिवेशन करके हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम समेशन ऑफ Vx स्क्वायर प्लस हाफ एम समेशन ऑफ Vy स्क्वायर प्लस हाफ एम समेशन ऑफ Vz स्क्वायर। फिर हमने देख लिया कि तीनों डायरेक्शन में इक्वल होता है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी x दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी y दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी z, सो हाफ एनर्जी होगा। क्लियर। इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको एक ही क्लास में पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। ओके।